गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किए थे चैप्टर, और लास्ट क्लास हमने न्यूरॉन तक खत्म किया था, है ना। न्यूरॉन देख लिए थे, तो इसके बाद आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस पार्ट में हम लोग न्यूरॉन से रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क और ब्रेन और लास्ट में हॉर्मोन्स के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होते हैं ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एंड द सिनेप्स। तो लास्ट क्लास में मैंने सिनेप्स या सिनेप्टिक नॉब के बारे में बताया था। मैंने यहाँ बताया था कि जब भी दो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपना मैसेज ट्रांसफर करते हैं, मैसेज इन द सेंस इंपल्स, जो भी मैसेज होते हैं जिसको स्टिमुली बोलते हैं, ये स्टिमुली जब ट्रांसफर होते हैं तो वो ट्रांसफर के दौरान एक सिनेप्स के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं। यानी ये अगर पहला न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, तो ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है, और यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इसी के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होते हैं, और इसी पोजीशन को बोलते हैं सिनेप्स। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सिनेप्स, द सिनेप्स, ठीक है। स्टार्ट करें। तो एनी स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब जो रिसीवर ऑर्गन्स होते हैं जहां भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं, तो एनी स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द टिप ऑफ द डेंड्राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक डेंड्राइट है, ठीक है, क्या आया डेंड्राइट, यहां पे ये नर्व एंडिंग हो गया, और इस पार्ट से दूसरा डेंड्राइट कनेक्ट है, और ये दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये जो पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सिनेप्स। अब ये बोल रहा है कि एनी स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द टिप ऑफ द डेंड्राइट। तो कोई भी मैसेज, कोई भी स्टिमुलस जो रिसीव होते हैं वो यहां रिसीव होते हैं। वो कहां रिसीव होंगे? इस पॉइंट पे, ठीक है ना। कहां रिसीव होंगे? इस पॉइंट पे रिसीव होंगे, ठीक है। यहां से ये आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अलग अलग डेंड्राइट कई बार अलग अलग न्यूरॉन से अटैच होते हैं, है ना। तो हो सकता है मैसेज कहीं से भी आ सकता है, ये फिर आगे ट्रांसफर करेंगे एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग से फिर ये दूसरे डेंड्राइट में एंटर कर जाते हैं, और इस तरह से ये मैसेज ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। हाँ, स्टिमुली और स्टिमुलस क्या? स्टिमुलेट स्टिमुलस दोनों में फर्क है? सेम, हाँ, वही तो आप, ठीक है ना। तो ये एक सिंगुलर प्लूरल शब्द है। नेक्स्ट आता है दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ मूव करता है। डेंड्राइट से एंटर किया, सेल बॉडी में आया, हाँ ना, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, सेल बॉडी में एंटर किया, एंड देन अलोंग द एक्सॉन की तरफ मूव किया टू इट्स एंड, एक्सॉन के एंड में, यानी एक्सॉन टर्मिनल, जिसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। पढ़ो, at the end of the axon the electrical impulse triggers the release of teeny amount of chemical substances called neurotransmitter, ठीक है ना। तो एक टीनी सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इस स्टिमुलस को आगे ट्रांसफर करते हैं, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। वो कहाँ प्रेजेंट होगा? जहाँ पे दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, सिनेप्स में, ठीक है ना। These neurotransmitters diffuse across the microscopic gap called the synapse, ठीक है। इसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल, ऐसा डायग्राम ऐसा मैंने बनाया था, है ना। तो ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये नर्व एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना। तो ये पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स।
समझ गए? कोई डाउट? ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, तो सिनेप्स का डेफिनेशन क्या है? सिनेप्स इज द माइक्रोस्कोपिक functional gap between the axon terminal of one neuron and the dendrite of the another. ठीक है? नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि कई बार हमारे बॉडी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बहुत अचानक होते हैं, और वो इंसिडेंट का रेस्पॉन्स हमारा बॉडी बहुत जल्दी देता है। इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी किसी एक्शन के लिए किया गया रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था इसका, मॉस्किटो का, या कोई कीड़ा है, इंसेक्ट तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है, तुम्हारी आंख अपने आप बंद हो जाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई मच्छर आपकी एक हाथ में बैठा है, दूसरा हाथ अपने आप उसको मार देता है, उसके बाद हमें याद आता है ये तो मच्छर था, है ना? तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमारे ब्रेन के न्यूरॉन और ब्रेन का कौन सा पार्ट? स्पाइनल कॉर्ड रेस्पॉन्सिबल होता है ना? तो ब्रेन से जुड़े हुए दो पार्ट, एक तो स्पाइनल कॉर्ड और दूसरे न्यूरॉन्स, इसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है? तो देखो, an immediate, rapid, involuntary and automatic response of an effector organ to a specific stimulus performed without conscious thought or involvement of the conscious brain। देखो, ये जो एक्शन होता है ना, एक तरह से समझो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है ना? मतलब हमारा ब्रेन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूं वो कॉन्शियस माइंड है, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, है ना? मैं देख के जो रिएक्ट कर रहा हूं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है रेस्पॉन्स ऑफ एन इफेक्टर ऑर्गन टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट और इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमारा कॉन्शियस थॉट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये अपने आप होता है। ठीक है ना? जैसे देखना, कई बार आप गिरने वाले होते हो, जैसे आप सीढ़ी चढ़ गिरने वाले होते हो, तो क्या गिर जाते हो? तो फिर हाथ सामने ले आते हो। नहीं, मान लो आप गिरने वाले हो तो आपका बॉडी क्या जस्ट खाली गिर जाता है, कुछ करते नहीं हो, करते हो, हाथ सामने लाते हो, तो सारा चोट कहाँ लगता है? हाथ में। आपका फेस बच गया, आपका बॉडी पार्ट्स बच गया। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो stimulus performed without conscious thought or involvement of the conscious brain. Examples: automatically pulling away your hand upon touching a hot object. तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है, जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, जो स्टिमुली ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक एक्शन हुआ, तो ये पूरा प्रोसेस को हम, ये पूरा पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे मच्छर ने यहाँ काटा, उस काटने की जो फीलिंग है वो आपके ब्रेन तक जाएगा, है ना? स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज दूसरे मोटर नर्व के थ्रू हमारे दूसरे हाथ में आएगा, है ना? इफेक्टर में, इफेक्टर उसको मारेगा। तो ये जो पूरा पाथवे है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्स आर्क देखो, द एनाटॉमिकल पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी पाथवे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या पाथवे हैं? सबसे पहले ये लर्न करो। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले स्टिमुलस आ जाएगा, है ना? स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर ऑर्गन। बताइए मैसेज कहां रिसीव हुआ? रिसेप्टर ऑर्गन में, सेंस ऑर्गन में। वहां से फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि वहां से वो सेंस किया है, रिसीव किया है मैसेज, उस सेंसरी ऑर्गन के न्यूरॉन के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो इफेक्टर में आएगा, फिर वहां से आप रेस्पॉन्स करोगे। तो जहां पे मच्छर काटा वो आपका हो गया सेंसरी ऑर्गन।
ठीक है। उसके बाद वहां से जो मैसेज न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गए वो आपके क्या हो गए, सेंसरी न्यूरॉन हो गए। वहां से वो प्रोसेसिंग किया और एक मैसेज मोटर नर्व के थ्रू किसको भेजा, इफेक्टर को, दूसरे हाथ को इफेक्टर ने फिर क्या किया, रेस्पॉन्स किया। तो पहले क्या आ जाएगा, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रेस्पॉन्स। बोलो समझेंगे? तो ये याद हो गया? हाँ चल बोल आगे। सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सब देख के बोलेगा, बिना देखे कुछ बोलेगा। सेंसरी न्यूरॉन, फिर बहाने से बोलो उसको। हाँ हाँ कोई सेंसरी न्यूरॉन, फिर हाँ हाँ समझ गया? ठीक है, मोटर न्यूरॉन की बात कर देता हूं। नेक्स्ट आता है हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, तुम सबको पता है। खुद को इंजरी से बचाने के लिए, खुद को डेंजर से बचाने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को सेव करने के लिए, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को हम देखें, इसको मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है सीएनएस, फिर आता है पीएनएस और फिर आता है एएनएस। सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है कलेक्टिवली, ठीक है। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जितने भी नर्व्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले हैं, ये सब किसमें आ जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पार्ट हो गया हमारा, गले से ऊपर समझ लो, यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स फैले हुए वो क्या हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, क्रेनियम नर्व 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल ये सब ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज आते नहीं आपके, बस जान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तीसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, रेस्पिरेशन, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है ये सबको कौन कंट्रोल करता है, समझ गए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो हमारे ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जाते हैं, जैसे हमारे हार्ट तक, हमारे लंग्स तक, हमारे किडनी तक, लीवर तक, पेनक्रियास तक, स्टोमक तक, वो हो गया ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसका मैसेज जो वहां तक जाता है, हमें फील होता है क्या मैसेज किया, क्या बोला, क्या ऑर्डर दिया किडनी को, कितना यूरिन बनाना है ना, किडनी को लंग्स को क्या ऑर्डर दिया, कितना सांस लेना है, कितना नहीं लेना है, कि जिंदा रहना है कि मर जाना है, कुछ पता चलता है क्या, नहीं। तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन कंट्रोल करता है उसको। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी सरफेस में रहते हैं, पूरी बॉडी में रहता है, और कहीं भी सुई चुभेगा तो मैसेज कहां तक जाता है, ब्रेन तक जाता है ना। तो वो सारे किसमें आ जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी एक्शन में तो करता है मेरा बच्चा, सब कुछ करता है। सीएनएस में खाली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी ये ऐसा समझो सीएनएस जो होता है वो पीएनएस और एएनएस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। बिना सीएनएस के पीएनएस और एएनएस किसी काम के नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा, हमारा प्यारा ब्रेन। दिखाई दे शुभम कैसा दिखता है,
तो स्कल में कैसा ब्रेन है देखा है पहले ऐसे ही बोलिए बीच में वो लहर होते हैं दिख रहा है हाँ पानी की लहरें सर पर दिमाग है ना तो ये क्या है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ऐसा समझो हमारी बॉडी का ये मदरबोर्ड है मदरबोर्ड मतलब जैसे कंप्यूटर किससे चलता है मदरबोर्ड से बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर नहीं चलेगा बस ये हमारा मदरबोर्ड ठीक है ना ये है तो हम हैं ये नहीं तो तुम नहीं चलो आगे बढ़े तो द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी तो बॉडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है यानी हमारे बॉडी में जो भी काम होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है कौन कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन करता है कौन करता है एंड इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड ए बोनी कैविटी एक बोनी कैविटी से कवर रहता है और इस बोनी कैविटी को हम स्कल या क्रेनियम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कल या क्रेनियम बोलते हैं अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हार्ड सरफेस एक चाहिए वरना इसको चोट लग सकती है इंजरी लग सकती है अब ये समझो कि कहीं एक छोटा सा सुई भी चुभ गया ना तो हो सकता है हमारे बॉडी का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन काम ना करे ये इतना सेंसिटिव होता है क्योंकि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन कहीं ना कहीं ब्रेन से आके कनेक्ट है ठीक है ना तो कहीं एक जगह चोट लगता है असर बॉडी पे दूसरी जगह दिखता है होता है ना देखना कई बार ऐसा होता है ना कि कोई जोर से सिर के बल गिरता है ना तो उसका उल्टी शुरू हो जाती है उसकी उल्टी करने लगता है दस्त शुरू हो जाते हैं ऐसा होता है तो अगर ऐसा कभी हो जैसे नाक से खून आ रहा है ना कान से खून आ रहा है उल्टी हो रही है दस्त हो रहा है तो उस कंडीशन तुरंत डॉक्टर के पास जाओ क्यों इसका मतलब आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा चोट लगी है ठीक है तो ब्रेन और ये क्या है स्कल अब स्कल तो बहुत स्ट्रांग है ना अरे है ना तो अब मान लो एक स्ट्रांग पार्ट है बहुत स्ट्रांग पार्ट और दूसरा ब्रेन है तो क्या ऐसा नहीं होगा ब्रेन इससे टकराए ऐसा तो हो सकता है ना टकरा सकता है और टकराएगा तो असर तो रहेगा तो ऐसा कोलिजन ना हो इसलिए इनके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है यहां एक लिक्विड प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करते हैं हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाते हैं ठीक है ना हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाते हैं ठीक है तो यहां पे एक हो गया आपका क्रेनियम या स्कल ठीक है उसके बाद क्या आ गया अगला लेयर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां दिया है कि नहीं दिया ठीक है हो गया इसके बाद अब यहां पे ब्रेन के तीन मेन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन ठीक है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन ठीक है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क आपकी हिंदी हमारे टॉक्सिक है ना टॉक्सिक है ना बहुत तो हिंदी और घर में तो इंग्लिश में ही बात करती होगी हाँ इतने शुद्ध हिंदी में बात नहीं करती हाँ कौन से जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ मेनिंजेस बता रहा ठीक है ना तो आगे देख रहे हैं हाँ ये हो गया बॉडी कैविटी में वो क्या रहता है एनक्लोज रहता है जिसको क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री प्रोटेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको हम बोलते हैं इसको मेनिंजेस बोलते हैं अब होता क्या है ना तो ब्रेन और स्कल के बीच में एक लिक्विड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो अब ध्यान समझना ये हो गया स्कल के नीचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नीचे फिर ब्रेन के चारों तरफ तीन लेयर रहते हैं छिलका समझो छिलका ब्रेन है उसके चारों तरफ एक छिलका
दूसरा छिलका, तीसरा छिलका, लेयर। और इसी लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? तो यहां क्या बोल रहा है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। द स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये किससे फिल्ड होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं, एंड विच एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोवाइड्स कुशनिंग अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, कुशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं या कुशनिंग। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या देना है? ब्रेन क्या है, इसके बाद बताओ आउटर कवरिंग क्या है, फिर लिक्विड कौन सा है, और उसके नीचे 3 और प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ये 4-5 पॉइंट लिखे तो अपने आप आपके ठीक ठाक आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका मेजर रीजन ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शन, है ना। तो ब्रेन के कौन कौन से मेजर रीजन होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो जैसा मैंने बताया था, फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने का काम इसी का होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, सीधा साधा खड़ा हूं, हिल डुल रहा हूं क्या? तो इसका मतलब मेरा सेरिब्रम मेरे को सीधा रखे हुए, या तुम जो बैठे हो जिस पोस्चर में चेयर में, वो भी तुम्हारी सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। लेकिन वहीं पे हमारे समाज के कुछ अच्छे लोग जो रोज शाम को थोड़ा, है ना, तो एक छोटा सा मतलब ड्रिंकिंग पार्टी रख लेते हैं, तो उसके बाद उनकी बॉडी क्या हो जाती है? हिलने लगती है। बॉडी हिलने लगता है ना, उनके बॉडी पे पूरा कंट्रोल है क्या उनका? मतलब अगर ज्यादा वो पी लिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हिलेंगे, और ज्यादा पी लिए तो नाली के बगल में गिर जाएंगे, वहीं सो जाएंगे। ऐसा होता है, देखे हो कि नहीं? हाँ, यानी वो उस परिस्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि उनका सेरिब्रम बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो सबसे पहला पार्ट जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। दूसरा पार्ट जो है वो लीवर है, क्योंकि लीवर को जैसे ही मिलेगा ये टॉक्सिक चीज, वो तुरंत उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। तो सेरिब्रम क्या करता है? हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। तो जितने भी ड्रिंकर होते हैं उनका सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है? सेरिब्रम इफेक्ट होता है, इसलिए उनका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब उस कंडीशन में आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपका तो सर और बॉडी ऑलरेडी हिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये फ्रंट है, तो आप कार इधर घुमाओगे, और फिर क्या होंगे? पुणे जैसे इंसिडेंट, पुणे में याद है अभी 3-4 महीने 5 महीने पहले क्या हुआ था? पुणे में पोस्ट कार था ना, एक बच्चा था अंडर 18, पोस्ट कार से वो लगभग कई लोगों को उड़ा दिया, सब मर गए। बाद में यही ब्लेम उसके ड्राइवर ने अपने सिर पे ले लिया, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ, बाद में उसको गिरफ्तार भी किया गया, जेल भी हुआ। तो जेल वो अभी तक उसका केस चल रहा है, अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है, फिर उसको रिहा कर दिया गया। तो हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम ना बहुत खोखला है। खोखला समझते हो? खोखला मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप आराम से क्राइम करके बच सकते हैं। हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना खोखला है, जबकि होना क्या चाहिए? भयानक, मतलब डर पैदा होना चाहिए। जुडिशरी का मतलब क्या है? जुडिशरी का मतलब ही होता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो सजा दो। और सजा का कारण क्या होता है? सजा देने के पीछे इंटेंशन क्या होता है? सजा का मतलब होता है सामने वाले के मन में डर डालना। तो आप तो ऐसी सजा दे रहे हो, सामने वाले का मनोबल और बढ़ रहा है ना। सीधी बात है, एक रामायण में एक कहावत है, जब भगवान राम जैसे लंका जाने वाले थे, तब कई दिनों तक समंदर की पूजा की है ना, कि मेरे को रास्ता दे दो, मेरी सेना को रास्ता दे दो, हम श्रीलंका चल जाएंगे, लंका चल जाएंगे। समंदर देवता नहीं सुनते हैं,
लास्ट में वो गुस्से में आकर तुरंत बाण उठा लेते हैं, धनुष उठा लेते हैं कि मैं एक पल में पूरा समंदर सुखा दूंगा, फिर हम आराम से चल जाएंगे। तब समंदर देवता वहां तुरंत प्रकट होते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा मत करना, मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु, आप मेरे ऊपर पुल बना दो। तो वही सेतु बनाया जाता है। तो जब तक प्यार से हाथ जोड़कर समंदर देवता को मना रहे थे, समंदर देवता भी इग्नोर मार रहे थे। जैसे ही धनुष और बाण उठाए, समंदर देवता तुरंत हाथ जोड़ के सामने आ गए। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भय भी न हो ना प्रेम। सीधा ऐसे लोग को लटकाओ। अरे मर्डर 1 का हो, मर्डर 10 का हो, या पेपर चोरी हो, पेपर चोरी भी हो रहा है तो वो भी तो टेररिज्म है। टेररिज्म से कम नहीं है ना, टेररिज्म ही है ना। टेररिज्म का मतलब क्या होता है? टेररिज्म का मतलब होता है जब एक बड़ी संख्या में लोगों को आप अफेक्ट करते हो, उनको मारते हो, तो वो क्या है? टेररिज्म। तो ये जो पेपर सेटर होते हैं या पेपर को जो चुराने वाली गैंग होती है, सॉल्विंग गैंग जो होती है, सीधा 2-4 को फांसी पे लटकाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू, अपने आप सिस्टम सुधरेगा, है ना। उनका घर वर तोड़ो, सारी संपत्ति सरकार के नाम करो और सरकार वहां पे फिर बढ़िया स्कूल कॉलेज बनाए, क्या दिक्कत है? ये जो 2-3 टीचर पकड़े गए हैं पुणे से, पता ही नहीं, वही टीचर पेपर सेट किए थे ना, एक केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो लोग पेपर सेट करने के बाद ना अपना कोचिंग में वही सब सिलेबस दोबारा पढ़ा लेते हैं और बहुत हाई फीस के साथ सेम क्वेश्चन को 2-4 और मिला जुला करके पढ़ा देते। सीधा पहले उन लोगों को फांसी बाद में देना, पहले उनका पूरी संपत्ति को कुर्क करो, है ना। घर वाले को घर से बाहर निकालो, अब पूरा संपत्ति को क्या करो? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो और वहां पे बढ़िया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 के साथ ऐसा करो, कोई ऐसा दोबारा नहीं करो। और जो अभी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अभी स्कीम लाई है, पता है, एक पॉलिसी लाई है, एक्ट लाई है, कानून लोकसभा में पास हो चुका है, पता ही नहीं? हाँ, पेपर वाला, पेपर एक्ट करके है ना, अभी रिसेंट में आया है। अरे है, हुआ है 2 दिन पहले बिल पास हुआ है। उसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए फाइन है जो भी करते हैं। मैं बोलता हूं सजा 25 साल करो और फाइन 40-50 करोड़ मांगो, और जो 40-50 करोड़ फाइन ना दे उसको 10-20 साल और बढ़ाओ सजा। मतलब इतना हास उसका जीवन नर्क करो, ऐसा नर्क करो ना कि उसके बाद उसके जैसे बाकी लोग सोचे भी नहीं। मतलब उस व्यक्ति की वो स्थिति करो ना कि उसके खानदान वाले उसको गाली दो कि उसने ऐसा क्यों किया। अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहा है ना, अपने ही बच्चों। अरे कोई भी व्यक्ति जो कर्म कुकर्म करता है अपने बच्चों के लिए करता है। आप जो भी कुकर्म करोगे, आपको क्या लगता है आपके बच्चे उससे ग्रो करेंगे? है ना, क्या बोल रहे हैं? तो सेरिबेलम हमारा क्या करता है? बॉडी, अरे सेरिबेलम में यहां बता दिया यार, ये सेरिब्रम था, सॉरी। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम है। तो मैंने जो भी कहा वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखता है, बॉडी को बैलेंस करता है। और फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है, वो सेरिब्रम क्या करता है? हमारे जो लर्निंग है, थिंकिंग है, मेमोरी, जो भी हम याद रखते हैं, किसी की बातें हो गई या मम्मी पापा की कोई बातें हो गई, या मान लो आप एग्जाम्स के लिए जो भी लर्न कर रहे हो, है ना, ये सब लर्निंग के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सेरिब्रम में स्टोर होते हैं। जो ठंडा गर्म जो फील हो रहा है, जो सेंसेशन हमें फील हो रहा है, वो सारी चीजें सेरिब्रम में होता है ना। तो सेरिब्रम क्या करता है, समझ गए? सेरिब्रम मेन सेट ऑफ द इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग एंड लर्निंग, इमोशन, स्पीच एंड वॉलंटरी एक्शंस, है ना। इसके बाद हिंड ब्रेन में आप देखो सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट्स प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन ये करता है। मतलब मैं चल रहा हूं तो मेरे हाथ पैर भी मूव कर रहे हैं ना उसके हिसाब से। तो मेरा ब्रेन सिर्फ पैर को चलने के लिए नहीं बोल रहा है, हाथ भी उसके हिसाब से मूव होते हैं, पता है ना। बॉडी भी उसके हिसाब से बैलेंस करती है अपने आप को, ठीक है। तो ये कौन करता है? सेरिबेलम। तो ये बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा,
तो फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट आता है थैलेमस। आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा, है ना? तो पहले थैलेमस याद करो। थैलेमस क्या होता है? ये एक तरह का सेंसरी एंड मोटर सिग्नल का सेंटर होता है, सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ठीक है ना? जो भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं वो सब थैलेमस में आते हैं, ठीक है? और इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, साथ में अपनी भूख, प्यास, जो भी फील हो रहा है, नींद आना, इमोशंस, गुस्सा, है ना, किसी के प्रति दया, ये सारे भाव हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। समझ गए? और इसी हाइपोथैलेमस के ऊपर देखो, मान लो ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के ऊपर होते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या होते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। यानी हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, गोनेड, है ना, या बाकी आप ले लो जैसे सेलिब्री ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना, फिर हमारे लीवर, पेनक्रिएज, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीनियल। इसलिए इसको बोले मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड और इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं, बस ये समझो ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट करेगा काम, बस। तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा? टेक्चम एंड टेगमेंटम, तो कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, बस यही इसका मीनिंग है, ठीक है ना? इसके अलावा कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पांस टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। तो हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन इसका काम क्या होता है? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कंट्रोल, मतलब कनेक्ट करना। हो गया? नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का तीन पार्ट होता है। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना? तो सेरिबेलम में क्या होता है? इसके बारे में बता दिया ना, कोऑर्डिनेट प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद मेंटेन बॉडी पोस्चर्स एंड बैलेंस, इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है? फिर आता है पोन्स। तो पोन्स जो होता है, पोन्स वेरोली हमारी जैसे आंसू, आंख से आंसू निकलते हैं, इसके बाद नाक से जो स्वेट निकलता है, जो वेस्ट निकलते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा रिले सिग्नल्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है ना? इसके अलावा रेस्पिरेशन को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है, यही पार्ट आगे जाकर क्या बन जाता है? स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। यानी इनडायरेक्टली ये बोलो, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना? क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा ही आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। तो इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन क्रूशियल फॉर लाइफ इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, swallowing, sneezing, coughing, ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है ना? कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? कि आगे जाके क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है? हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को यही कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। हो गया? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सेरिब्रम, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है? उसके बाद मिड ब्रेन में हमने पढ़ा कनेक्ट करता है टेक्चम, टेगमेंटम, और इसके बाद थर्ड आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सारे पार्ट पढ़े। इनका कम से कम 1 से 2 फंक्शन याद रख लेना, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो याद रखोगे ना तो इतने तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे कि 2 वर्ड याद आए तो कम से कम 4 लाइन बना लेंगे उससे सेंटेंस, है ना? तो बस कुछ मत करो, जो मेन वर्ड है ना, जितने मेन वर्ड है, जैसे इनवॉलंटरी एक्शन, बस इसके लिए इतना याद रखो। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 मिल गया। अब बना लोगे इसके पॉइंट खत्म, 4 पॉइंट लिख लोगे। पोन्स में ये क्या करता है? सिग्नल्स बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिब्रम, रेगुलेट रेस्पिरेशन, याद रख लो, है ना?
फिर यहाँ पे तो सब कुछ याद हो गया, पोस्चर, बैलेंस, प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ऐसे करके दो दो पॉइंट सबके लर्न कर लो और उसके ऊपर आपको तीन चार लाइन सेंटेंस बना दो, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह लिखना। तो ये आपका खत्म हो गया क्या, ब्रेन, ठीक है, इजी था, समझ में आया, चलो आगे। हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड एंड हाउ डज एक्शन लेड टू मूवमेंट, ठीक है ना। तो जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल कैविटी, है ना। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रेनियल कैविटी, है ना। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारे ये है बैक, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ बैकबोन है। अब एक चीज समझो, हमारे ब्रेन से जितने भी न्यूरॉन्स निकलते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निकलता है। आ जाओ, अबे जो खड़े हो जाए, उल्टा आ जाओ, हाँ हाँ, यहां पे इसका है, यहाँ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो न्यूरॉन्स कहाँ आ रहे हैं, इसके बैकबोन के। अब बैकबोन क्या होता है, ऐसा समझो कैसे जंजीर जैसे समझो, जंजीर जैसे, मतलब ये सिंगल अगर बोन होता, ये सिंगल बोन होता तो क्या इसका बॉडी ऐसे मूव हो पाता, नहीं हो पाता, मतलब वो जंजीर है तभी तो इजीली कहीं से भी बेंड हो जाता है ना। तो ये क्या है ना, एक्चुअल में 33 छोटे छोटे बोन यहाँ पे जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कमर तक 33 बोन्स होते हैं छोटे छोटे। ये बोन्स कनेक्ट रहते हैं और इनके बीच से आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से सारे न्यूरॉन्स, और वो फिर न्यूरॉन्स उसके ब्रांचेस हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फिर जाते हैं। यानी जो भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, मान लो यहाँ पे अभी ऐसे स्विच हुआ, तो वो मैसेज कहाँ गया, हैंड से होके बैकबोन, बैकबोन के अंदर न्यूरॉन से फिर वो कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होगा बता दो यार, हाँ, तो वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्वस मस्कुलर जंक्शन एक्शन, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक ऐसा पूछता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन ऐसा समझो कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कम इंफॉर्मेशन के साथ ना आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आपको अंदाजा भी लगाना, जैसे ऐसा मान के चलो कि 10 से 12% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको हवा नहीं लगेगा एग्जाम में, मतलब वो टफ लेवल में मानी जाती है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस आपको समझ के अपने अंदाजा से सॉल्व करना पड़ता है। मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि भाई, कोई टीचर नहीं बोल सकता कि मैं 100% क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके नहीं दूंगा। 15-20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं, ना स्कूल के टीचर, ना ट्यूशन के टीचर, ना आप कहीं ऑनलाइन कर रहे हो तो वहां कोई आपको नहीं पढ़ा। वो 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, आपको एग्जाम हॉल में बैठ के एट द टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और एक अंदाजा लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर मिलता है। समझ गए। तो नर्वस मस्कुलर जंक्शन एक्शन, ठीक है ना। तो यहां जो भी नर्व इंपल्स होते हैं वो जब मसल्स तक पहुंचते हैं, है ना, जो भी नर्व इंपल्स होते हैं वो जब मसल्स तक पहुंचते हैं तो मसल से उससे मूव करता है ना। जैसे जो भी मैसेज मेरे ब्रेन से हैंड तक आया तो हैंड क्या हुआ, मूव किया, तो इसकी वजह से उसमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। और ये सारे चेंजेस, मतलब मैं हाथ मूव कर रहा हूं या हैंड को स्ट्रेच कर रहा हूं या पैर को स्ट्रेच कर रहा हूं, कुछ भी जो मैसेज आया उसके हिसाब से एक्शन। तो ये जो स्पेशलाइज्ड यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स के अंदर, और वही क्या करते हैं, इस तरह के शेप को रीअरेंज करते हैं। यानी हमारा जो मसल्स मूव करता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूव करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से भी ये मूवमेंट बहुत आसान हुआ है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, ये हो गया आपका नर्वस मस्कुलर जंक्शन एक्शन। बोलो समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन। तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला ब्रेन, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, और तीसरा कोऑर्डिनेशन तो आप पढ़ेंगे, मतलब अभी तक जो मैंने ह्यूमन का पढ़ा, तो एक मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया, एक ब्रेन पढ़ाया और एक चीज पढ़ाया, बताओ क्या? न्यूरॉन। तो यहां से आपके ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रेन आपको शॉर्ट में भी दे सकता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट पूछ लेगा ब्रेन का और बोलेगा उसका फंक्शन लिखो, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है, अच्छा पहले तो ये बता दूं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर कोई ब्रेन नहीं होते, प्लांट्स के अंदर कोई भी ब्रेन नहीं होता। तो फिर प्लांट्स में सारे प्लांट्स के ऑर्गन एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं? तो ये कारण है उनके मूवमेंट का, या सॉरी उनके कोऑर्डिनेशन का। तो वो जो भी उनके सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्लांट्स में बाकी ऑर्गन्स या बाकी उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, लेकिन मेरी आंख ने क्या देखा? सांप देखा। मेरे आई ने क्या देखा? सांप देखा। अब आई ने जैसे ही वो मैसेज पूरी बॉडी में फैलाया, तो मान लो हो सकता है हमारी बॉडी में इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड हो कि सांप देखना है तो भागना है वहां से, तो तुरंत मैंने पैर और हाथ उसके हिसाब से एक्ट किया और मेरी बॉडी वहां से चली गई। तो एक इंफॉर्मेशन आया सेंसरी नर्व के थ्रू, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी बॉडी एक्ट। तो ऐसा तो हमारी बॉडी में होता नहीं, हमारी बॉडी में ब्रेन है, प्लांट्स में ऐसा होता है ना। तो प्लांट्स में इस तरह के 2 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। पहले ये पढ़ लो। Plants do not have a nervous system or muscles like animals. However, they respond to environmental stimuli. Environment में जो भी stimuli होता है, मतलब हो सकता है environment के टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है environment में मॉइस्चर बहुत कम हो जाए, मिट्टी में पानी बहुत कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? प्लांट अपने सारे पत्ते गिरा देगा, झड़ा देगा, सेट कर देगा। तो इंफॉर्मेशन मिला, उसके हिसाब से वो की एक्शन। हाँ, तो यहां वही होता है, जो आपके एनवायरनमेंट मतलब प्लांट के जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुली होगा, उसके हिसाब से वो केमिकल हार्मोन्स के प्रेजेंट में प्लांट में काफी कुछ मूवमेंट और चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो केमिकल सब्सटेंस है उसी को बोलते हैं हार्मोन्स, इसी को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो टोटल 5 प्लांट हार्मोन है ना। तो प्लांट मूवमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है बताओ? बाहर के एनवायरमेंटल चेंज से जो मूवमेंट्स आते हैं। और कोई? जब प्लांट को स्टिमुली से मतलब मिलता है कमांड, तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। देखो हाँ, कुछ हद तक दोनों का ठीक था। तो यहां पे क्या होता है, ये जो नेस्टिक मूवमेंट होता है, ये इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुली की तरफ, है ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिला और इसने जो इमीडिएट चेंज किया, उसको क्या बोलेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन मिला और उसकी रेस्पॉन्स में ये रिएक्ट किया, बट थोड़ा स्लो रिएक्शन हुआ, मतलब स्लो एक्शन हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब एक चीज समझो, जैसे मिट्टी में पानी कम है और एयर में मॉइस्चर नहीं है, तो प्लांट के जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे? पत्ते झड़ा देंगे। तो ये किस में आ जाएगा? नेस्टिक मूवमेंट में आएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट में? सोच समझ लो, हाँ बोलो। ट्रॉपिक मूवमेंट में आएगा, ठीक है ना। वहीं पे टच मी नॉट प्लांट ले लो, एक प्लांट है छुई हुई, आप जैसे उसको टच किए शर्मा जाती है तुरंत से, है ना, कि मुझे मत छेड़ो, तो वो क्या हो गया? नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। यहाँ एग्जांपल में दिया गया मिमोसा पुदिका, टच मी नॉट, है ना। तो जैसे ही उस
प्लांट के लीव्स को हम टच करते हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल पूरी उसके प्लांट में मूव कर जाती है, प्लांट बॉडी में, और उसके रेस्पॉन्स में यहाँ उसकी शेप चेंज हो जाती है तुरंत, इमीडिएट। तो ये हो गया नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में देखो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है मूवमेंट। जैसे अब मान लो एक प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ये हो गया, ये प्लांट के सब रूट्स है ना। लेकिन मान लो पानी यहां है, पानी का है यहां, इधर भी है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर यहां। तो कुछ समय बाद क्या होगा, अब होता क्या है ना, जो प्लांट्स के रूट होते हैं ना, उसमें भी सेंसेशन होता है, उसमें भी वो भी स्टिमुलस रिसीव करते हैं। तो जहां पानी होगा उसके आसपास की मिट्टी थोड़ी क्या होगी, गीली होगी, हल्की सी नमी होगा उसमें। तो जैसे इसको यहाँ पे नमी महसूस हुआ थोड़ा भी, और इनको पूरा ड्राई महसूस हो जाएगा, इसका मतलब आगे पानी की संभावना थोड़ी कम है। तो जैसे ही इसको नमी महसूस हुआ, अब प्लांट का पूरा सिस्टम इस तरह से काम करेगा कि यहाँ पे ये इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और यहीं से रिलेटेड अलग अलग जो रूट्स है उसके अलग अलग ब्रांचेस को निकालेगा। और जैसे ही वो इस रीजन में पहुंचा, हालांकि इस दौरान इधर भी ग्रोथ होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ग्रोथ हो। अब इन लोगों का ग्रोथ हुआ, इधर पानी नहीं मिले, इधर मूवमेंट हुआ, तो अगले कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप देखोगे ज्यादातर इसके जो प्लांट है उसका रूट्स एक तरफ मूव करेगा और वहां से वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या सिर्फ इधर मूव होगा, ऊपर नहीं होगा? एक चीज समझो, हमेशा हर चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर में होना चाहिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं वो बीच में होना चाहिए। तो अगर मान लो किसी प्लांट का रूट इधर जा रहा है तो प्लांट की बॉडी किधर जाएगी, उल्टे साइड। अब फिजिक्स समझ लो ना, मान लो एक कार में बैठे हो, कार लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आपकी बॉडी क्यों, बॉडी बैलेंस करने के लिए, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर में रखने के लिए, ठीक है ना। तो अगर उसके रूट इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो उसकी बॉडी थोड़े राइट की तरफ, मतलब सॉरी, उसके रूट अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो बॉडी लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। और हमें क्या लगेगा, पेड़ गिरने वाला है, पेड़ बढ़िया है, हमें नीचे नहीं दिख रहा ना, हमें क्या जमीन के ऊपर दिख रहा है, जमीन के नीचे हमें दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस तरह से प्लांट एक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। पढ़ो आप जल्दी से। Directional growth movement of a plant part in the response to an external stimulus. Growth towards the stimulus is called positive tropism, while growth away from the stimulus is negative tropism. अब ट्रॉपिक मूवमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर मान लो प्लांट को पानी चाहिए और प्लांट के रूट उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। प्लांट को मान लो जैसे क्या ले लें, कुछ एग्जांपल नेगेटिव का ना हाथ तो मेरे पास कपड़ा लेना पहला। अब जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, इसमें क्या था, आपने देखा कि एक स्पेसिफिक पार्ट जो थे रूट के वही मूव किए ग्रीन, और इधर का मूवमेंट, इधर का जो डेवलपमेंट अब धीरे धीरे रुक जाएगा, और ज्यादातर डेवलपमेंट को अपनी ज्यादा एनर्जी कहाँ लगाएगा, जहां पानी है। तो इधर वो अपना डेवलपमेंट कर रही है नहीं, तो इधर एक तरह का समझो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा, इधर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। समझे, कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, है ना। तो ट्रॉपिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एक फोटोट्रॉपिज्म होता है, यानी सनलाइट की तरफ अगर मूव कर रहा है उसके रेस्पॉन्स में तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में। अब सनलाइट वाला तो कोई दिक्कत है नहीं, सबको समझ में आ गया कि सनलाइट जहां होगा प्लांट का मूवमेंट उधर ही होता है। जैसे रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट समझते हो, रेन फॉरेस्ट में क्या होता है,
जैसे बहुत सारा प्लांट होता है ना, तो मान लो ये एक पेड़ हो गया, ये अपने आप को यहां तक फैला दिया, दूसरा पेड़ यहीं रह गया, तीसरा पेड़ और ऊपर जाके और अपने आप को फैला दिया, ये चौथा पेड़। अब बताओ रेन फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट सरवाइव करेगा कौन सा नहीं करेगा। रेन फॉरेस्ट मतलब मैं समझा दूं कि जहां पे बारिश ज्यादा होती है, रोज बारिश होती है लगभग दोपहर के बाद, और पूरा दलदली एरिया रहता है, कीचड़ भरा, और प्लांट को सनलाइट ज्यादा, मतलब सनलाइट लिमिटेड टाइम के लिए आता है। सुबह सनराइज हुआ और समझो 1 बजे 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक सनलाइट है, उसके बाद बारिश होगी, तो वहां पे प्लांट्स क्या करेंगे, उनको पूरे दिन का सनलाइट ये 4-5 घंटे में चाहिए, तो वो प्लांट क्या करेंगे, अपने आप को ज्यादा ब्रांचेस को ज्यादा फैलाएंगे, उनके ब्रांचेस जितने फैलेंगे प्लांट्स उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो अपने आप को ज्यादा फैलाने के लिए प्लांट बहुत लंबे होंगे कि नहीं, फास्ट ग्रो करेंगे, और नीचे वाला जो प्लांट है कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा। चलो समझ गए ना, खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर वाला ग्रो कर गया, नीचे वाला खत्म हो गया, समझ गए, कोई डाउट। तो ये फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में मूव करता है। तो मेरे को ये बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रेविटी के साथ मूव करता है, और प्लांट का कौन सा पार्ट एंटी ग्रेविटी मूव करता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। सोच समझ के बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रेविटी के साथ मूव कर रहा है। मान लो मैंने एक सीड डाल दिया, बोलो उसको, हाँ, तो मान लो मैंने सीड मिट्टी में डाला, तो पानी डाल दिया, कुछ दिनों बाद ये सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाएगा तो इसका एक पार्ट ऊपर निकलेगा जिसमें से पत्ते होंगे, है ना, इस तरह से, और इसका दूसरा पार्ट नीचे निकलेगा जो इसका रूट कहलाता है। तो जो सूट होता है ना, ये जो सूट है ये एंटी ग्रेविटी मूव करता है, और जो रूट पार्ट है ये टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है। अब एक चीज समझो, ग्रेविटी हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को कहां खींचता है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो नीचे कौन ग्रोथ कर रहा है, हाँ, रूट, और ऊपर कौन मूव कर रहा है, सूट। समझ गए। एक और क्वेश्चन, मान लो सीड को मैंने उल्टा लगाया, उल्टा लगाया मतलब अब उसका सूट पार्ट नीचे है ऐसा, और रूट पार्ट कहां है, ऊपर। अब बताओ प्लांट ग्रोथ करेगा कैसे करेगा, नीचे आके जाएगा और शूट मिट्टी से ऊपर। बिल्कुल। अब ये क्या होता है, ऐसे घूम करके बाहर निकलता है, और ये ऐसे घूम करके यहां ऐसा, हाँ, अब जो भी हो, ठीक है ना, दिवाली में यही वाला रंगोली बना लो, ठीक है, समझ गए। तो ये जियोट्रॉपिज्म है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, वाटर की तरफ बता दिया ऑलरेडी। अच्छा, केमोट्रॉपिज्म केमिकल्स की तरफ जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है वो टेंड्रिल्स की तरफ होता है, टेंड्रिल्स की हेल्प से, टेंड्रिल्स coiling around a support structure। तो अब होता क्या है ना, जैसे इसका एग्जांपल वही ले लो, टच मी नॉट प्लांट, है ना, तो उसमें जो हम टच कर रहे हैं तो वो जो सेंसेशन से वो मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े। अब बचे हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, प्लांट हॉर्मोन्स और एनिमल हॉर्मोन्स, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी लगभग लग जाएगा 40-45 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि प्लांट हार्मोन तो बहुत कम है, 5 है, एनिमल हार्मोन्स बहुत सारे हैं, है ना। फिर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का कंसेप्ट समझाना है, बहुत चीजें हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट।